अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। जमात दहम के 12वें सबक मोर के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। जो लेखक है इनका परिचय देखेंगे और उसके बाद में इसके शब्दार्थ, भावार्थ और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य प्रचार देखेंगे। 12 मोर पापी घरत 1931 ज्येष्ठ लेखक त्यांची आपली वनश्री, आपले वैभव, आपल्या लोकमाता आणि पिके, महान शिष्य एकलव्य, नेहरू नक्षत्रालय, आई आली आहे, आदिवासींच्या माता, भूमातेचा कोप, भूकंप, हिरवे सोने, महाराष्ट्र देश महान, वन्य पशु विषयक समज गैरसमज इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित। यानी पापी घरत ये जो लेखक है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि आपली वनश्री, आपले वैभव, आपल्या लोकमाता आणि पिके, महान शिष्य एकलव्य, नेहरू नक्षत्रालय, आई आली आहे, आदिवासींच्या माता, भूमातेचा कोप, भूकंप, हिरवे सोने, महाराष्ट्र देश महान, वन्य पशु विषयक समज गैरसमज। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून आपण त्याचे रक्षण करायला हवे असा संदेश दिला आहे। तसेच मोर या पक्ष्यास राष्ट्रीय पक्षी हा किताब कसा मिळाला यामागील इतिहास उलगडून दाखवला है। अब इस सबक में जो लेखक है उन्होंने जो पशु पक्षी होती है वो हमारी कौमी दौलत है, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका हमने हिफाजत रक्षण करना चाहिए और इसका संदेश दिया है। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी का खिताब कैसे मिला इसके बारे में उसका इतिहास बताया है। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये 12वां पाठ है। मोर आपल्या देशात हजारो पक्षी असताना पक्ष्यांचा राजा म्हणून निवड होण्याचा मान मोरालाच का मिळाला? हमारे देश में हजारों पक्षी है और पक्षियों का राजा होने का जो मान है, इज्जत है, वो मोर को ही क्यों मिला है, अशी शंका अनेकांच्या मनात आली असेल। अब ऐसा जो शक है, शंका असणे म्हणजे शंका रहना यानी कि शक रहना, तो ऐसा सबके दिल में, मन में यानी दिल में आया है। राष्ट्रीय पक्षी म्हणून भारत सरकारने मोर या पक्ष्याला मान्यता दिली याच्या मागे थोडासा इतिहास है। यानी कौमी परिंदा राष्ट्रीय पक्षी ये भारत सरकार ने मोर को दिया है, मान्यता दी है, तो इसके पीछे थोड़े सा तारीखी कारनामा है, इतिहास है। काही वर्षापूर्वी जापान देशातील टोक्यो या शहरात पक्षी संरक्षण विषयक विचार करण्यासाठी जगातील सर्व देशांचे प्रतिनिधी जमले होते। कुछ सालों पहले जापान के शहर टोक्यो में पक्षी संरक्षण विषयक यानी जो परिंदे होते हैं उनकी हिफाजत के बारे में विचार करण्यासाठी यानी उसके बारे में बातचीत करने के लिए, गुफ्तशनीत करने के लिए जगातील सर्व देशाचे प्रतिनिधी जमले होते। यानी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, तमाम मुल्कों के जो नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि थे, वो वहाँ पर जमा हो गए थे। या प्रतिनिधीच्या सभेत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील एक विशिष्ट पक्षी पसंत करून त्याला राष्ट्रीय पक्षी आणि यानी पक्ष्यांचा राजा असा मान द्यावा असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले। अब जितने भी जो प्रतिनिधि थे, रुकन थे, नुमाइंदे थे, उसका जो सभा हो रही थी यानी इजलास हो रहा था, उसमें हर नुमाइंदे ने अपने देश के जो अलग अलग विशिष्ट पक्षी यानी ख़ास परिंदे हैं तो उसके बारे में क्या करना है, उसकी पसंद करना है, पसंद नापसंद के बारे में मालूम करना है और राष्ट्रीय पक्षी का मान देना है, उसको इज्जत देना है। सर्वानुमते यानी सबके मत के साथ में, एक मत के साथ में क्या करा है उन्होंने ये ठहरा लिया है, ऐसा कबूल करना है, ठरविण्यात आले। या सूचनेचा उद्देश्य असा होता, यानी ये जो सूचना थी इसका जो मकसद था, उद्देश्य यानी मकसद था वो ऐसा था की वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिच्या रक्षणाकडे आम जनतेचे लक्ष घ्यावे। हा उद्देश म्हणजे हेतू, आम म्हणजे समस्त सगळी, जनता म्हणजे लोक, वन्य पशु म्हणजे जंगली जनावरे। अब इसके ये जो राष्ट्रीय पक्षी है
ये राष्ट्रीय संपत्ति है, तो सारे पशु पक्षी हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन उसका रक्षण, उसकी हिफाजत करना भी क्या है, हमारी आम जनता का काम है। अब हुकूमत कब तक करती रहेगी, तो इसके लक्ष्य यानी उसकी तवज्जो, लक्ष्य वेधाव यानी तवज्जो मबजूल करवाना इसके पीछे का मकसद था। या सूचनेप्रमाणे सरकारने वन्य पशूंची रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार केला। अब ये जो इस सूचना के हिसाब से जितने वन्य पक्षी हैं इनके रक्षण करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो इसका सांगोपांग विचार करने म्हणजे ये एक वाक्य प्रचार है, सर्व बाजूने विचार करने। अब इसका विचार करने के लिए क्या किया उन्होंने, समिति नेम लिए, प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मागवले, यानी जितने भारत में राज्य है, जितनी रियासतें हैं, हर रियासत का एक अभिप्राय मंगाए थे। अभिप्राय काय असतो, लिखित मत असतो, म्हणजे उसका एक लिखित मत होता है हर एक इसका। वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागविण्यात आले आणि अशा रीतीने अनेक पक्षांची नावे राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठविण्यात आली। अब बहुत सारे वृत्तपत्र यानी अखबारों में ऐसा अभिप्राय मंगाया गया और इससे बहुत सारे जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, उनके नाम राज्यपद के साथ के वास्ते सरकार के पास मंगाई गई। त्यात गरुड़, हंस, महासारंग आदि पक्ष्यांची नावे होती। अब देखिए यह सवाल आता है कि राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे, तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे काय काय आहे, गरुड़, हंस और महासारंग आणि मोर, यानी 4 है। सबसे पहले तो मोर है, उसके बाद गरुड़ है, हंस है और महासारंग है। अनेक पक्ष्यांची नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या। अभी कसोट्या क्या होते हैं, ये परीक्षा होती है कि अलग अलग जो पक्षी है, परिंदे हैं, उनमें से कौन सा खास पक्षी है, उसकी क्या कसोटी अच्छी है, तो उसे देखेंगे। अब ये कसोट्या कोण कोणसी है, त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला आणि राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली। अब ये जितनी कसोटियाँ थी उसमें मोर जो है ये कामयाब हो गया। उत्तीर्ण होने म्हणजे पास होने, बोले तो कामयाब होना, तो मोर कामयाब हो गया और राष्ट्रीय पक्षी बोल के उसकी निवड हो गई। या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याचे पार्श्वभूमी, लोकांची आवड इत्यादी बाह्य कारणाबरोबरच रंग, शरीर सौष्ठत्व, कलात्मकता, कंठस्वर आदी पक्षी वैशिष्ट्यांचाही विचार करण्यात आला आणि त्यात राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हाच पक्षी योग्य आहे असा ठरविण्यात आले। अब जो ये कसोटियाँ थी, तो ये कसोटियों में कौन कौन सी चीज़ें थी, इसमें भी देखो एक प्रश्न आता है। राज्य पदासाठी ज्यांची नावं आलेली आहे त्यात बाह्य कसोट्या कोणसी आहे, ये बाह्य कसोट्या कौन कौन सी है, ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याची पार्श्वभूमी और लोकांची आवड, ये क्या है, बाह्य कसोट्या यानी बाहरी कसोट्या है, यानी उसको कौन सी तारीख़ी अहमियत है और शेर व शायरी में कितना उसका इस्तेमाल हुआ है, लोग किसे पसंद करते हैं। अब जो इसकी कसौटी है, यानी जो दूसरे खूबियाँ हैं, दूसरे आतिल कसौटी है, दूसरे वैशिष्ट्य है, वो कौन से है, रंग है पहले तो, यानी उसका रंग कितना अच्छा है, शरीर सौष्ठत्व यानी उसका शरीर कितना अच्छा है, कलात्मकता कितनी है उसमें, कंठस्वर यानी कितना अच्छा वो गाता है, तो ये भी उसके वैशिष्ट्य है, इसका भी विचार हुआ है उसमें। अब ये सबको हराकर कौन जीता, इसमें मोर जीत गया। मानाचा किताब कोणाला मिळाला, मोराला मिळाला। भारतातील एक हिमालय प्रदेश सोडला तर भारतात सर्व प्रदेशात मोर पाहायला मिळतो, यानी हिमालय के जो पहाड़ है वहाँ पर या हिमालय के प्रदेश जो है या हिमालय के रियासतें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल, उत्तराखंड है या कश्मीर है, ये इलाके सर्द है, ये इलाके छोड़ दे तो भारत के सब रियासतों में मोर देखने को मिलता है। भारत हा प्रामुख्याने उष्णकटिबंधाचा प्रदेश असल्याने मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो, यानी भारत जो है ये एक ट्रॉपिकल इलाके में रहता है। उष्ण कटिबंधाचा प्रदेश यानी मुंतखब हार्रा का इलाका, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है ये भारत, तो इसीलिए यहाँ पर मोर हर तरफ नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। आशिया खंडाच्या इतरही देशात मोराचा थोड्याफार प्रमाणात वास्तव्य आहे,
यानी आशिया के दूसरे जो इलाके, एशिया के दूसरे खंड है, इलाके है, वहाँ पर भी मोर थोडे ज़्यादा संख्या में, प्रमाण में वास्तव्य असणे म्हणजे रहना, वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा लगता है। अब देखिए इसमें बाह्य प्रणाली किसे कहते हैं? बाह्यची। शरीर सौष्ठत्व यानी अंगकाठी। कलात्मकता किसे कहते हैं? यानी सौंदर्य। कंठस्वर यानी गळ्यातील आवाज। अब ये मानाचा किताब म्हणजे सम्मानाचा पुरस्कार। अब ये सब चीज़ें किसे मिली है? मोर को मिली है। ब्रह्मदेशात मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान दिला आहे। ब्रह्मदेश म्हणजे बर्मा, भारताच्या ईशान्येकडील देश, आताचा म्यांमार, यानी अभी जो जिसे हम बर्मा कहते हैं या म्यांमार कहते हैं उसे ब्रह्मदेश भी कहते हैं। परंतु 1947 सालापूर्वी ब्रह्मदेश हा भारताचा भाग समजला जात होता। तेथील चालीरीत्या थोड्याफार फरकाने भारताप्रमाणेच आहे। यानी 1947 से पहले ये भारत का हिस्सा था और वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ की जो संस्कृति है, तहजीब है, वो भी भारत के जैसी ही है। मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे। लेकिन मोर क्या है? ये मुर्गी की जात का है, यानी कोंबडी की जात का है, पोट जात का है। या जातीतील पक्षी लांब असतात आणि त्यांची नखे असतात। मोर मुख्यतः लांब लांब डांगा टाकत, चालत, अंतर कापतात आणि जमिनीवर अंडी घालतात। अब मोर जो है ये ढांगा म्हणजे पायातील अंतर टांगा। ये मोर लंबे लंबे पैर डालकर चलता है और ये बहुत दूर दूर तक के दौड़ता है और ज़मीन पर अंडे देता है। ये मुर्गी की जात का है। तित्तर आणि बटेर त्यांच्या दूरच्या नात्यातील आहेत, यानी तीतर और बटेर जो है इनके दूर के रिश्तेदार है। तर कोंबडा त्यांच्या जवळचा भाईबंद आहे। लेकिन मुर्गा जो है बहुत ही करीब का, भाईबंद म्हणजे नातलग, ये बहुत ही करीब का रिश्तेदार है। ब्रह्मदेश यानी आग्नेय आशियात ही मोर आढळतात। ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में, और अग्निदेश यानी जो दूर के एशिया के जो करीबी ममालिक है, जैसे कि थाईलैंड या मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पर भी वो देखने को मिलता है। पण त्याच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात आणि शेपटी थोड़ी खाकी रंगाची असते। लेकिन जो थाईलैंड या बर्मा में जो देखने के लिए मोर मिलता है, तो वो वहाँ पर भारत का जो मोर होता है उस पर नीला रंग होता है, लेकिन बर्मा और थाईलैंड का मोर जो है हरे रंग का होता है। और उसकी जो शेपटी बोले तो उसकी जो दुम होती है, वो दुम भी कैसी होती है? थोड़ी सी खाकी रंग की होती है। कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते। यानी कांगो क्या है? ये कांगो अफ्रीका खंडातील कांगो नदीचा खोरे। ये कांगो जो है ये कांगो नदी भी है। कांगो जो है एक देश का भी नाम है जो अफ्रीका में है। और वहाँ पर जो मोर होता है वो निळ्या जांभळ्या रंगाची, उसके जो गर्दन है उसके ऊपर नीले और जांभळे रंग के निशान होते हैं। हिमालयाच्या पूर्व भागात राखाड़ी रंगाचा मोर आढळतात। यानी हिमालय के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर राखड़ी रंग का भी मोर दिखता है, यानी राख के रंग के नज़र आते हैं। त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात। यानी जो राखड़ी रंग का जो मोर होता है, उनके पंख यानी उनके परों पर हरे रंग के निशान बने होते हैं। डोळे यानी आंखें बनी होती है। काही प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात। अब देखिए कुछ जो प्राणी संग्रहालय है, यानी जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर पांढरे रंग यानी सफ़ेद रंग के मोर भी देखने को मिलते हैं। पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जपानी शास्त्रज्ञांनी तयार केलेली ही संकरित जात आहे। यानी संकरित जात म्हणजे मिश्र जात। अब ये जो सफ़ेद रंग का जो मोर है ये नेचुरल नहीं है, निसर्ग नहीं है, निसर्गदत्त नहीं है, ये एक क्लोन है। यानी ये जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लोन तैयार किए थे और ये एक हायब्रिड प्रजात है। संकरित यानी हायब्रिड है। अलीकडचे तर अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तयार केल्या आहे। यानी अब तो आधा हरा, आधा नीला या आधा सफ़ेद, आधा नीला ऐसे रंग के भी मोर तैयार किए जा रहे हैं। उसकी किस्म की ज़ात के मोर अभी देखने को मिल रहे हैं। ज्या ठिकाणी मांसाची वहिवाट नसेल अशा
अडगडीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खणून लांडोर त्यात अंडी घालते। यानी जिस जगह पर मांसाची यानी इंसानों की वहीवाट यानी वर्दड़ हलचल, जहाँ पर भीड़ नहीं होती इंसानों की, वहाँ पर वो अडगडीच्या ठिकानी अड़चनीचे यानी जहाँ बहुत अड़चन होती है, ऐसे जगह पर क्या करती है लांडोर। लांडोर क्या होती है, मोरनी को कहते हैं। वहाँ पर वो गड्ढा करती है और वहाँ पर अंडे देती है। मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात। यानी मोर का जो घरटा यानी नेस्ट जिसे आप घोंसला कहते हैं, उसमें 4 से 10 अंडे देखने को मिलते हैं। ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात। यानी ये जो अंडे होते हैं ये कोंबड़ी यानी मुर्गी के अंडों से के 2 गुना यानी दुप्पट होती है, 2 गुना बड़ी होती है। साधारणपणे 1 महिन्यात लांडोर आपली अंडी उबवते। यानी कम से कम 1 महीने में जो मोरनी है वो लांडोर म्हणजे मोराची मादी मोरनी, तो वो क्या करती है, अपने अंडों को उभरती है। अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते। यानी अंडे में से जैसे ही मोर के बच्चे बाहर आते हैं तो मोरनी क्या करती है, 2 दिन बच्चों को अपने जिस्म के नीचे रखती है, संभाल कर रखती है। 5-6 पिल्ले निघाली की बाकीची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिल्लांना घेऊन गवताळ अथवा झुडपाच्या जागी लपून बसते। अब ये 5-6 बच्चे अगर हो गए तो बाकी के अंडे वैसे ही छोड़कर जो मोरनी है वो क्या करती है, बाकी के बच्चों को लेकर घास फूस में, गवताड़ यानी गवत घास को कहते हैं, गवताड़ अथवा झुड़प्या यानी बुशेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होती है, झाड़ियाँ होती है, वहाँ जाकर वो लपून बसते, छुप कर बैठ जाती है ताकि कोई जानवर उनका शिकार ना कर सके। तिथे जवळजवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उड़ता येईपर्यंत ती राहते। यानी कम से कम वहाँ पर वो 15 दिन रहती है या फिर बच्चों को उड़ते आए इतने दिनों तक रहती है। यानी मोर खुद भी उड़ता है और मोर के बच्चे भी उड़ते हैं। ये ज़्यादा नहीं उड़ते लेकिन उड़ते हैं। शत्रूपासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते। शत्रु यानी दुश्मनों से कोई खतरा ना हो, तकलीफ़ ना हो, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा सावध यानी सावधान रहती है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है। तरीही शत्रु लांडोरीला फसवून त्यातील 3-4 पिलांना तरी खातोच। फिर भी क्या होता है, जो मोरनी है उसे डरा कर या फंसा कर या परेशान करके जो उसके जो दुश्मन होते हैं उसमें से 3-4 बच्चों को वो खा ही जाते हैं। मोर यावेळी लांडोरी जवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते। यानी ऐसे वक्त में मोर क्या करता है, मोरनी के पास नहीं रहता, इसीलिए बच्चों की देखभाल करना, उन्हें संभालना भी किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, मोरनी की होती है। संरक्षण करणे यानी हिफाजत करना। मोराचे केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे। यानी मोर का जो केरकाव यानी उनकी जो चहचहाहट है वो क्या केरकाव मोराचे ओरडणे टाहो। वो क्या करते हैं, वर्षा ऋतु यानी मौसम में बरसात की आगमन की सूचना देने वाले होते हैं। ग्रीष्म ऋतु समता उष्णता असहाय होते। यानी गर्मी का मौसम ख़त्म होते होते उसकी जो गर्मी है वो असहाय होती, यानी कि ना सहन होणारी, न बहुत ही ज़्यादा असहाय हो जाती है। त्यावेळी येणारा वर्षासूचक केकराव शेतकऱ्यामध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। तो ऐसे वक्त में जब मोर आवाज़ें निकालता है तो मोर के केकराव की वजह से ये वर्षा सूचक यानी बारिश की खुशखबरी देने वाला, तो जो शेतकरी होते हैं, किसान है, उसमें एक किस्म की उम्मीद की लहर दौड़ जाती है, आशेचा संचार होतो। ती लवकरच येणाऱ्या पावसाच्या पूर्व सूचना असते। अब ये जो जल्द ही बारिश होने वाली है इसकी खबरगिरी होती है। वर्षा ऋतू हा आनंदाचा काल आहे। मौसम बरसात ये खुशी का मौसम होता है। तळ्याची पाळ, हिरवीगार कुरणे, देवलाईची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहोळाचे काठ ही या वेळी मोराचे स्वैरविहाराची स्थाने असतात। अब ये आगमन होणे म्हणजे येणे, प्रवेश करणे असा आहे। ना सहन होणारा,
संचार भ्रमंती विहरणे, स्वैर विहार स्वच्छंद भटकणे, निवासस्थान राहते ठिकाण, वहिवाट लगणे, वर्दळ नसणे, संचार करणे, विहार करणे, भटकणे, टेहळणी करणे, गस्त घालणे, मागणी घालणे, तळ्याची पाड, तळ्याच्या बाजूला पाणथळ जागा। अब इसमें लेखक कहते हैं कि जो बारिश होने वाली है, वर्षा ऋतु होने वाली है, यह खुशखबरी का वक्त है। तड़ियाची पाड़ यानी जो तालाब के बाजू का हिस्सा है, हिरवीगार कुरने यानी जो हरे भरे पौधे होते हैं, कोमल पौधे होते हैं, देवलायची ऊंच शिखरे यानी बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, उसके नदी नाले होते हैं, ओहोड़ाचे काट यानी तालाब के जो किनारे होते हैं, ऐसे मोर क्या करता है? स्वैर विहार करता है। स्वैर विहार का मतलब होता है स्वच्छंद भटकणे। तो वहाँ पर भटकता है और वहाँ पर मोर नेहमी आपल्या निवास स्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरपर्यंत परिसरात वावरतो। यानी वो अपने जो रहने की जगह है वहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा किलोमीटर के इलाके में परिसर में घूमता है। चारा सापडेल त्याप्रमाणे तो फिरतो, जहाँ उसे चारा मिलेगा वहाँ तक वो फिरता है, घूमता है। काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो, यानी काळोख अंधेरा होने से पहले वो अपनी जगह पर आकर पहुँच जाता है। पहाट होताच मोर जागा होतो, सुबह होते ही मोर जाग जाता है। पहाट होताच मोर जागा होतो, त्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो। बांग देने म्हणजे ओरडणे, सुबह सुबह जो अजान देते हैं उसे बांग देना भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टेहळणी करतो। तो सुबह सुबह क्या करता है? वो अपने जो पंख होते हैं उसे संवारता है और चहलकदमी करता है। टेहळणी करने, गस्त घालने, मागोवा घेणे यानी चहलकदमी करना। वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टेहळणी करतो। सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास तो झाडाखाली उतरतो। पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात त्या ठिकाणी ना चुकता तो नेमक्या वेळी जातो। पाळीव यानी जो पालतू होता है तो वो ऐसे वक्त में अगर वो सूर्योदय यानी तुलुआ आफ्ताब के पहले, सूरज निकलने के पहले वो झाड़ के नीचे उतरता है, घूमता है आधा घंटा पहले ही। और अगर वो पालतू है तो जहाँ लोग दाने डालते हैं वहाँ जाता है और बगैर भूले वहाँ पर जाता है, नेमक्या ठिकाणी उसी जगह पर। इतर अनेक पक्ष्यापेक्षा मोर मनुष्याचा अगदी जवळ येऊ शकतो। दूसरे परिंदों के बिलमुकाबिल जो मोर है इंसानों के बहुत करीब आता है। सकाळी किंवा संध्याकाळी अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर लहान मुलाच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानीसुद्धा येत नाही। ध्यान लक्षात असणे। अब जो पालतू मोर होता है, अगर बच्चे उसे दाने खिलाने लगे तो बच्चों के हाथों से वो दाने खाता है, तो हमारे इसके ध्यान में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी। जोपासना करणे ये भी एक वाक्यप्रचार है, म्हणजे पालन पोषण करणे, काळजी घेणे, काळजी करणे। मोराला राष्ट्रीय पक्षीचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी। मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्षाविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते। यानी मोर को राष्ट्रीय पक्षी मिला है तो इससे भारतवर्ष में जो पक्षी के बारे में जो प्रेम है वो बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।